बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ की अब नई कैंपेन है उसका आगाज़ करने जा रही है। कौमी टीम जो है वो अमेरिका पहुंच चुकी है। वहां पर तमाम खिलाड़ी जो हैं उनकी एक वीडियो भी हमने देखी जिसमें वो अमेरिका पहुंच चुके थे और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक अच्छी सीरीज़ हुई बांग्लादेश के खिलाफ। हमारे लिए तो खैर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, लेकिन आखिरी जो T20 था उसमें थोड़ी सी ज़रा कॉन्सोलेशन मिल गई, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ गया होगा। कुछ छोटी मोटी तब्दीलियाँ ज़रूर हुई हैं जिनके बारे में बात करेंगे और आगे जो चैलेंज है उसके बारे में भी बात करनी है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ T20 क्रिकेट तो बहुत ही शानदार खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। रिजल्ट जो भी हों, बट आई थिंक द सीरीज वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो जो वो वेस्ट इंडीज़ की एक इंटेंट और द फ्लेवर ऑफ द कैरेबियन जो T20 क्रिकेट में नजर आता है उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा, इस बारे में ज़रूर हम तफसील में गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ और भी चीज़ों पर बात करनी है। कुछ प्लेयर्स जो इसमें कम बैक कर रहे हैं उनकी एडजस्टमेंट्स कैसे हो सकती हैं, इस बारे में भी ज़रूर तफसीली जायजा लेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है वुमेंस क्रिकेट टीम की, जिनका दौरा आयरलैंड है, जिसके लिए एक कैंप जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। एक और कैंप है, इससे पहले भी एक कैंप हो चुका था, लेकिन अब जो प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुई, जो जिनका ऐलान किया गया स्क्वाड में दौरा आयरलैंड के लिए, उनका एक कैंप लगाया गया है। इस कैंप से क्या हासिल होगा, एक ऑब्वियसली आप इकट्ठा कर रहे हैं टीम को, अब प्लानिंग एग्जीक्यूशन कप्तान अपनी प्लानिंग करेंगी, इस बारे में ज़रूर तफसील में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, जहाँ पर बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है एशिया कप का, जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE में खेला जाएगा। बाकायदा तौर पर अब शेड्यूल जो है वो हमारे सामने आ चुका है। पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें अभी से शुरू हो जाएंगी। इससे पहले ही हो रही थी, लेकिन अब तो बाकायदा तौर पर डेट आ गई है। तो अनदर संडे, एन एक्साइटिंग संडे, तो इस बारे में ज़रूर हम तफसील में गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद हम रुख करेंगे इंग्लैंड का, जहाँ पर भारत और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच है वो ड्रॉ हो गया। और मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि मैंने इस तरह का टेस्ट मैच आज तक इंग्लैंड में नहीं देखा, जहाँ पर इतने ज़्यादा रन्स का अंबार लगी जा रहा है। कल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो गया, जहाँ पर बेन स्टोक्स चाहते थे कि म्यूचुअल जो है वो कंसेंट के ऊपर ये ड्रॉ कर दिया जाए मैच, लेकिन भारत के जो बल्लेबाज थे वो मजीद खेलना चाह रहे थे। अपना पर्सनल माइलस्टोन था 100 का जो हासिल करना चाहते थे, उसके ऊपर थोड़ी सी तल कलामी भी हुई। स्टंप माइक ने भी कुछ चीज़ें जो हैं वो पकड़ी, वो भी डिजिटल मीडिया पर ज़रूर आई, लेकिन काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों ने बैक किया भारत के इस फैसले को, उन्होंने कहा जी बिल्कुल डिजर्व करते थे जो दोनों बैटर्स खेल रहे थे। शुभमन गिल का भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में यही कहना था कि वो दोनों अच्छा खेल रहे थे तो डिजर्व करते थे, और कुछ जो थी राय इसके बरक्स थी कि नहीं ये ड्रॉ किया जा सकता था। अब ये मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, लेकिन ओवरऑल आई थिंक टेस्ट सीरीज जितनी एक्साइटिंग गई है, जितना एक्साइटिंग पिछला टेस्ट मैच हुआ, एकदम से दोबारा मज़ा जो है वो किरकिरा हो गया, क्योंकि लगता नहीं था, शायद बेन स्टोक्स अगर जल्दी डिक्लेयर कर देते उससे शायद फ़र्क पड़ जाता, लेकिन इतनी ज़्यादा प्लेसिड विकेट आई डोंट थिंक कि हमें इंग्लैंड में इस तरह का टेस्ट मैच इससे पहले देखा है। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे वॉलीबॉल की बात करनी है, जहाँ पर पाकिस्तान जूनियर टीम जो है अंडर 19 की, उसका जीत का सिलसिला जो है वो जारी है। आज पोर्टो रिको से उन्होंने अपना मैच खेलना है, इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे स्क्वॉश के बारे में, जहाँ पर टीम इवेंट जो हो रही है वहाँ पर भी पाकिस्तान का जीत का सिलसिला जारी है, और टीम इवेंट में भी पाकिस्तान की स्क्वॉश की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है जब आप जूनियर लेवल की बात करते हैं। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ऑफ कोर्स ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं काशिफ? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सना मीर, क्या कहना चाहेंगी? अब नेक्स्ट कैंपेन है पाकिस्तान की और अमेरिका पहुंच चुके हैं, थोड़ी सी चेंजेस ज़रूर हुई हैं जिनके बारे में लोग एकदम से स्केप्टिकल हो गए कि अगर आपने दो वापस लेकर आने थे प्लेयर्स तो उनकी जगह शायद कोई और ड्रॉप हो सकता था। सम पीपल आर वेरी स्केप्टिकल कि अहमद दानियाल, सलमान मिर्ज़ा प्रॉबेबली डिजर्व्ड अनदर वन। बिल्कुल, सिलेक्शन तो हम समझने की कोशिश काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, नहीं समझ आ रही। इरफान खान, न्याजी भी दोनों टीम्स में जगह नहीं बना सके, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप को देखते वक्त समझ आती है। बट ठीक है, अहमद दानियाल हो गए, सलमान मिर्ज़ा हो गए, उनकी अभी अर्ली आपने वर्ल्ड कप के लिए शायद नहीं देख रहे आप, इसका मतलब है आप नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं, तो ठीक है, उनको आपने एक मौका दिया। लेकिन ओवरऑल यही नज़र आ रहा है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, पर थोड़ी सी अच्छी चीज़ें नज़र आई कि चलो शाहीन की T20 में वापसी हुई, आपको चाहिए होंगे T20 वर्ल्ड कप में, और बाबर और रिजवान अब वनडे में जब खेलते नज़र आएंगे तो थोड़ी सी आपको ये समझ आएगी उनकी फॉर्म कैसी है, मेंटल स्टेट कैसी है। ये बड़ा ज़रूरी है आपका नेक्स्ट जो बड़ा आपका T20 टूर्नामेंट है उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें पता चल रहा है। वेस्ट इंडीज़ नॉट इन द ग्रेट फॉर्म, इस वक्त उनकी जो टीम है वो भी ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी बुरी तरह हार रही है, तो ये सीरीज़ ऐसी बहुत ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही कोई ऐसी सीरीज़ होगी जहाँ पर आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा वर्ल्ड कप में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और इसी के लिए ज़रूरी होता है
कि बड़ी टीम्स के साथ आपका और ज़रा स्ट्रॉन्गर टीम्स के साथ आपका मैच हो, बट एनीवेज जो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट होती है वो खेलनी ज़रूरी है, आप उसको खेल लें। तो मुझे खुशी है, ज़ाती तौर पे मुझे खुशी है कि वेस्ट इंडीज़ नहीं माना कि आप वनडे सीरीज़ को T20 में बदलते, क्योंकि आपकी वनडे टीम अदरवाइज़ बहुत देर तक उनका बड़ा ब्रेक आ जाना था और आपको चाहिए कि आप उस टीम को भी साथ साथ लेके चलते रहें। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई कि इवन दो कि हम लोग ज़िद पे अड़े हुए थे कि नहीं हमें तो T20 ही खेलना है, आपको खेलना है तो आप और सीरीज़ अरेंज करें, आप और एक्स्ट्रा मैचेस अरेंज करें, पर वनडे टीम का भी प्रैक्टिस में रहना और उन प्लेयर्स का भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इवन उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो दूसरों के रहमो करम पे हुई है कि हमारी वनडे टीम भी है। ये भी हमें वेस्ट इंडीज़ ने याद कराया, वो ठीक कह रही है, अगर नाम मानते तो हम T20 सीरीज़ खेलते। तो आई थिंक ये बड़ा पर्टिकुलर था ओवरऑल। अगर आप कैप्टनसी का भी बड़ा सवाल चल रहा था, फिलहाल तो रिजवान ही है, बट आई डोंट नो कि अब आगे क्या होता है वनडे के लिए। मोई शाह साहब, फ्लोरिडा का शहर लॉडरहिल, और मेरे ख्याल से अब नई कैंपेन का आगाज़ करना है। लास्ट टाइम जब अमेरिका में कैंपेन हुई थी तो कोई इतनी खास नहीं थी, आप वहाँ पर मौजूद थे। जी, वो वर्ल्ड कप की यादें हैं, बिल्कुल, तो बुला ही दें तो मेरा ख्याल अच्छा है। और अच्छा आगे की तरफ देखें तो ज़्यादा अच्छा है। टीम पे आपने बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। एक तो सोशल मीडिया लगा हुआ था कि रिजवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे कप्तानी वनडे क्रिकेट की, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसी बात शायद नहीं थी और रिजवान ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है अच्छी बात है, ये अच्छी बात इसलिए है कि कम अज़ कम आपके जो T20 के कैप्टन हैं सलमान अली आगा, उन पे इतना प्रेशर नहीं रहेगा, उनको आपको डाइवर्जन नहीं होगी। उनको पता है कि मैंने अपनी टीम जो है वो T20 के लिए बनानी है, वर्ल्ड कप तक लेके जानी है, फोकस सारा मेरा T20 है। चाहे एशिया कप हो, एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज़ हो जो पाकिस्तान ने खेलनी है, और शायद वर्ल्ड कप से पहले भी एक ट्राई सीरीज़ हो जाए, मटीरियलाइज हो जाए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया वाली वो भी एफर्ट हो रही हैं कि वो भी हो जाए। तो ये सारी मेरा ख्याल है एक अच्छा इनको रन अप मिल जाएगा टिल द एंड ऑफ टिल वर्ल्ड कप। और बड़ा मैं कहता हूँ कि ये सारा कुछ अच्छा है। सिलेक्शन पे अगर बात करूँ तो सिलेक्शन पे ज़रूर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। क्वेश्चन मार्क्स इसलिए आते हैं कि जब एक प्लेयर उसको आप चांस देते हैं, वो परफॉर्म करता है, मैं सलमान मिर्ज़ा की बात कर रहा हूँ, परफॉर्म करता है, फिर मैं बात कर रहा हूँ अब्बास अफरीदी की, कि वो अगर परफॉर्म करता है और दूसरी सीरीज़ में देखता है कि वो नहीं है, नज़र ही नहीं आ रहा, और एक परफॉर्म नहीं करता, हुसैन तलत की मैं सिंपल सी बात करूँगा, तो वो देखता है कि मैं टीम में हूँ, तो ये मेरा मैसेज अच्छा नहीं जाता, ख़ासकर उन प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं जाता जो एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर आप दोनों को कंपेयर करें, मैं कहता हूँ दोनों का एबिलिटीज़ कंपेयर करें, एक तरफ अब्बास अफरीदी की, एक तरफ हुसैन तलत की, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। अब्बास अफरीदी बहुत अच्छे यूटिलिटी प्लेयर हैं। T20 में होता क्या है, T20 में खासकर 6, 7, 8 नंबर पे आपको 7, 8, 10, 12 बॉल्स मिलती हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलती हैं आपको। तो उसमें आपकी एबिलिटी है कि आप 30 रन 35 रन बना लें, 25, 30, 35 बना लें आप, तो वो आपकी टीम को बहुत अच्छा आगे फेवर करेंगी और शायद वही डिसाइसिव रोल प्ले करेंगी। तो ये चीज़ देखने वाली होती है। मुझे समझ नहीं आती कि ये डिसीजन किस तरह किए जाते हैं। फिर एक और बात बड़ी कंफर्म हो गई है कि चलें अब शायद रिजवान और बाबर आजम का T20 कैरियर है वो ख़त्म हो गया, मतलब है वो तकरीबन ख़त्म हो गया, अनलेस एंड अनटिल के वो कोई नया बोर्ड आए, नया सिस्टम आए तो वो उसको रिवाइव करें तो अलग बात है। इस कम अज़ कम इस सेटअप के होते हुए मुझे नहीं लगता कि वो T20 क्रिकेट में वापस आएँ। और साथ ही एक शाहीन शाह अफरीदी का जो एक था कि शायद उसका भी क्वेश्चन मार्क था कि वो T20 में आते हैं, वो आगे हैं। अब देखने वाली ये बात है कि उनका चले अब बाबर नहीं है और रिजवान नहीं है, उनकी एक पर्सनैलिटी क्लैश शायद ना हो, तो वो परफॉर्मेंस उनकी कितनी इम्प्रूव करती है जो हमने पिछले अरसे में देखी, हमने वर्ल्ड कप T20 में देखी, फिर उसके बाद भी देखी, कोई इतना ज़्यादा 100% या उनका फोकस मुझे नहीं लगा, किसी को भी नहीं लगा होगा। तो वो अब फोकस होगा उनका, नहीं होगा, अब उनका क्या आगे परफॉर्मेंस में क्या कंट्रीब्यूशन होती है पाकिस्तान टीम की, वो देखने वाली बात है। तो मेरा ख्याल है ऑल एंड ऑल बड़े अभी क्वेश्चन मार्क्स हैं कि पाकिस्तान की टीम। और दूसरा हम देखें वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलेंगे, T20 खेलेंगे हम अमेरिका में और वनडे खेलेंगे हम वेस्ट इंडीज़ में। तो ये लॉडरहिल की वही, फ्लोरिडा की वही जगह है जहाँ हमने शायद आयरलैंड से मैच खेला था। तो होपफुली एक तो क्राउड बड़ा अच्छा होता है, क्राउड के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट होती है, क्राउड बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे। बिल्कुल 20,000 की कैपेसिटी ब्रावड काउंटी का जो ग्राउंड लोग है। बहुत लाइक करते हैं ना क्रिकेट को, पाकिस्तानी बहुत रहते हैं, और जो इर्द गिर्द की स्टेट्स हैं
वहाँ से भी आ जाते हैं देखने के लिए। तो ये एक अच्छा एक चीज़ होगी कि आपको अच्छी सीरीज़ देखने को मिलेगी। हाँ, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्या होगी, वेस्ट इंडीज़ अब देखें, वेस्ट इंडीज़ कर तो रहा है 180 200 तक भी कर रहा है, लेकिन वो चेस कर लिए जाते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान का और उनका कंपटीशन कैसे कंपैरिजन क्या होगा। अच्छा, मेरे ख्याल से वो शायद उस तरह की पिचेस भी शायद काशिफ ना हो पाए कि 180-200 शायद हमें नजर आए, लेकिन ऑल्दो कि हमारा पलड़ा भारी है जब हम T20 दोनों टीम्स की बात करते हैं। पाकिस्तान ज़्यादा दफ़ा उनसे जीता है, वो बेचारे कुछ ही मैच जीते हैं T20 में, लेकिन ये भी अगर आप देखेंगे, लेकिन उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट ऐसा है कि आप उसको कभी जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या करेंगे। हम जितना भी अहमद उनसे जीते अपने स्पिनर्स के जोर पे जीते हैं। आप सईद अजमल से स्टार्ट कर लें, अब्दुर्रहमान, रजा हसन, एक कंप्लीट पैकेज हुआ करता था। अफरीदी हफीज़, हम स्पिनर्स डोमिनेट करते थे हमारे 6 ओवर से लेके 16-17 ओवर तक, और हम जीत जाया करते थे। बीच में 4 ओवर उमर गुल के होते थे, वो रिवर्स हो रहा है, वो अच्छा बॉल हो रहा है तो वो भी ऐड कर जाते थे। बिकॉज वेस्ट इंडीज़, ये जब खिलाड़ियों की बात करते हैं, वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों की, तो वो स्ट्रगल करते नजर आए स्पिनर पे। ऑफ लेट अगर बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क रह नहीं गया दोनों टीम से। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शायद हमारी बैटिंग उनसे ज़्यादा कंसिस्टेंट होती हुई नज़र आ रही है। हम स्पिनर भी अच्छे खेल लेते हैं, फास्ट बॉलर भी अच्छे खेल लेते हैं, हमारी बॉलिंग शायद उनसे ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। बट ओवरऑल 20 ओवर्स की क्रिकेट है, उनमें से कोई एक खड़ा हो जाए तो 200 आराम से हो जाता है, और 200 चेस करना किसी भी टीम के खिलाफ कतन आसान नहीं है, अनलेस अनटिल कि आप डेविड्स वाली इनिंग्स खेलें और बिल्कुल ही एक तरफा कर दे। तो मोस्ट प्रॉब्ली बड़ा बराबर का मैच है। विकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस कंडीशन में मैच होने जा रहा है वो दोनों ही टीम के लिए बड़े एलियन से होंगे। हमने एक आध मैच वहाँ पे खेला जरूर है, वो भी बड़ा अड़फस वाला मैच था, और उसमें भी कोई ऐसा नहीं हुआ था कि बैट पे बॉल आ रहा हो या जो फास्ट बॉलर उनको मिल रहा हो बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस, या स्पिनर्स को मिल रहा हो। बस एक अजीब सा एक ट्रैक था जो तैयार कर दिया गया था, और वैसी ही क्रिकेट अगर दोबारा होगी तो फिर मोस्ट प्रोबेबली शायद क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वैसी ना हो जो हम देखना चाहते हैं। बिकॉज बैट्समैन उस तरह से असेस नहीं हो सकेगा, बॉलर्स का पता नहीं लग सकेगा, स्पिनर का ब्रेक नहीं पता लग सकेगा। लेकिन ये जरूर है कि चलिए एक ऐसी टीम के खिलाफ सीरीज है जो T20 स्पेशलिस्ट गर्दानी जाती है। अच्छा, उन्होंने, मेरा वैसे तो वो $1 मिलियन सवाल था, लेकिन शाहजी ने पहले ही उसका जवाब दे दिया। अब ये बड़ा वाजे हो चुका है, जिस तरह उन्होंने कहा कि लग रहा है कि बाबर और रिजवान शायद T20 प्लान्स में पाकिस्तान क्रिकेट के अब नहीं है फिलहाल। कुछ एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट भी है, क्योंकि ये बात ओवर द वीकेंड भी बड़ी चलती रही है, हर क्रिकेट सर्कल में यही बात हो रही है, जो कहता है कि नहीं, अभी भी ये डायरेक्ट एंट्री मारेंगे वर्ल्ड कप से पहले, या हो सकता है कि एशिया कप के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाए। अब आपका इसमें क्या? देखिए, मेरे से ज़्यादा जो है ना वो तारीख ये बताती है कि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट है। 2 खिलाड़ी लास्ट वर्ल्ड कप में रिटायर्ड थे और वो आके खेल गए और फिर रिटायर्ड हो गए, और मोस्ट प्रोबेबली उनमें से एक ने सुपर ओवर में को बहुत अच्छा नहीं किया, और दूसरे ने एक मैच में मिडिल ऑफ द इनिंग्स आके भारत के खिलाफ गेंद बल्ले से ना लगाने की कसम उठा ली। सो ये कुछ भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी पाकिस्तान की क्रिकेट में रहती है। और जिन 2 खिलाड़ियों का जिक्र कर रही है, बड़े करंट क्रिकेटर्स हैं। आज भी सोशल मीडिया की बात करें या कोई एक आध सिलेक्टर की बात करें या पाकिस्तान में क्रिकेट का फैसला करने वालों की बात करें, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं फेवरेट भी होंगे। तो किसी दिन भी एकदम से हमें ये पता लगेगा ये दोनों वापस आ गए, प्रोवाइडेड के वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस दे दें, प्रोवाइडेड के डोमेस्टिक T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दे दें, कहीं पे भी अराउंड द ग्लोब। और जगह उनमें से हम जब एक का तस्करा करते हैं तो पिछले दिनों सोशल मीडिया ने सबको माइनस कर दिया था, पूरी पाकिस्तान टीम को, सिर्फ किंग बाबर का तस्करा था, बिकॉज वो बिग बैश लीग खेलने जा रहे हैं और वो सिडनी सिक्सर्स से खेलेंगे। ये बड़ा एक इंडिकेटर हो सकता है, अगर बिग बैश सीजन अच्छा लग गया तो फिर तो वापस आना और लग जाएगा। देखिए, एक प्लेयर के तौर पे मैं हमेशा ये कहता हूं कि बाबर की आप हाइलाइट्स आज कहीं से भी उठा के देख लीजिए, फास्ट बॉलर को कवर में चौके लग रहे होंगे, पुल लग रहा होगा, कट लग रहा होगा, हार्डली किसी स्पिनर को एक्स्ट्रा कवर लग रहा होगा, या हार्डली किसी स्पिनर को स्वीप पे या स्लॉग पे छक्का लग रहा होगा, या निकल के मार रहे होंगे। सो उनकी क्रिकेट प्रीडोमिनेटली फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छी है, और शायद इसीलिए हमें अच्छे भी लगने शुरू हो गए कि हिस्ट्री में कोई ऐसा प्लेयर आया था जो ऑस्ट्रेलियंस को ऑस्ट्रेलिया में जाके कोट रहा था और हमें तसल्ली हो रही थी, बिकॉज हिस्टोरिकली हमारे जितने बैटर्स थे वो स्पिनर्स पे अच्छे थे। तो हमारे पास इंजमाम की, जावेद मियादाद की, एंड यू नेम इट, जितनी भी हाईलाइट्स थी वो स्पिनर्स पे बहुत अच्छी हाईलाइट्स बनती थी। ये एक बीच में से ऐसा बैटर उठा कि जिसने फास्ट बॉलर्स के खिलाफ बहुत ही अच्छा खेला, तो शायद इसलिए हमारे लिए वो किंग भी बन गए। और जब आपने T20 का तस्करा किया, जहां जाके उन्होंने T20 खेलनी है वहां पे उनके बहुत रन है, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे T20 हो, चाहे वनडे, उनके रन्स हैं और उनको वहां पे रन्स करने आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से नासिर हुसैन की बड़ी एक वो मशहूर स्टेटमेंट थी, पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। आई थिंक वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए होनी चाहिए, 1 मिनट आउट द नेक्स्ट मिनट इन, एंड वाइस वर्सा। तो ऐसा भी चलता रहता है। वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर लाजमी बात करनी है। आयरलैंड का दौरा है, उसके लिए कैंप जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। मैं चाहूँगा आप उस पर ज़रूर कमेंट करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप भी अपना एनालिसिस दे दें, क्योंकि ये बड़ा एक हॉट टॉपिक है। मेरे ख्याल से आधे लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि शायद वो T20 के प्लान्स में नहीं है। कुछ लोग शायद फिर भी हैं, जैसा कि मैंने कहा, एक स्कूल ऑफ थॉट है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ड्रामेटिक
री एंट्री हो जाएगी वापस? देखिए, डोमेस्टिक एंट्री और री एंट्री का फैसला तो हमारी जो रिजल्ट्स होंगे उन्हीं पे चलेगा। अनफॉर्चुनेटली हम जो कंडीशंस देख के और प्लेयर की स्किल और फॉर्म देख के फैसला नहीं कर पा रहे, इसलिए हम बांग्लादेश से भी पहले 2 मैचेस बिला वजह ऐसे हारे कि आप साहबजादा फरहान को आपने बाहर बिठाया हुआ था उन पिचेस के ऊपर। तो हम लोग अगर सिलेक्शन कंडीशंस देख के और फॉर्म देख के करें तो फिर थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आ सकती है। बहुत डिपेंड करेगा साहबजादा की फॉर्म पे, बहुत डिपेंड करेगा बाकी प्लेयर्स की फॉर्म के ऊपर, क्योंकि आपको एशियन कंडीशंस में आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, श्रीलंका में आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वहाँ आपके टॉप 5 में 2 बैटर्स तो कम से कम ऐसे होने चाहिए जो दोनों गियर्स में खेल सकें, जहाँ पे एंकर करना हो वहाँ पे वो भी कर सकें और फिर जो तेज़ हिटिंग करनी हो, जब एग्रेसिव होना हो वो भी कर सकें। अगर आप 5 में से 4, जो हमने बांग्लादेश के पहले 2 मैचेस में किया कि 5 में से 4 जो थे वो बिल्कुल ही एग्रेसिव क्रिकेट खेलने पे आ गए, तो वो फिर नहीं आपसे रन्स बनेंगे और ना आपसे चेज़ होगा। तो आपको ये देखना है कि सिस्टमैटिकली आपको अपनी टीम की ट्रांजिशन और उन सब चीज़ को लाना है। तो आई थिंक ये प्लेयर्स की फॉर्म पे और टीम के रिजल्ट पे भी बहुत डिपेंड करेगा कि वर्ल्ड कप तक किस तरह की चीज़ें चलती हैं। दूसरी बात वुमेंस क्रिकेट की, तो आई थिंक ऑब्वियसली अभी उनका दौरा जा रहा है आयरलैंड में, जहाँ पे सिर्फ T20s हैं। वर्ल्ड कप अक्टूबर में वनडे का है, तो इसका ज़्यादा इस टूर्नामेंट का फोकस तो आपके फ्यूचर ऑफ जो आपका T20 है उसके ऊपर होगा। और उसमें एक सिलेक्शन जो प्रोमिनेंट इस वक्त नज़र आती है वो ईमान फातिमा की है, जो पहले कभी नहीं खेली, डेब्यू करेंगी। और उनके साथ मेरा थोड़ा वक्त गुजरा अंडर 19 क्रिकेट में, जब मैं मेंटोर थी इनकी वर्ल्ड कप में। तो बहुत अच्छी प्लेयर नज़र आती हैं, सर्कल टापना बड़ा आसान है उनके लिए, जो कि इस लेवल पर, ख़ास तौर पे जूनियर लेवल पर इतना ईजी नहीं होता। तो ऑलराउंड क्रिकेटर ज़रूर है, फिटनेस वगैरह पे भी उसने काफ़ी काम किया। तो अब देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप इंटरनेशनल लेवल पर वो क्या करती है, बट शी इज़ एन एक्साइटिंग टैलेंट। जिस तरह मैं फातिमा सना की बात करती थी, आयशा नसीम की हम बात करते थे कि अगर इस टैलेंट को प्रॉपर्ली ग्रूम कर दिया गया तो ये मैच विनर के तौर पर आगे आ सकती है। तो आई होप कि वो हम देख सकें उसको। और बाकी है कि ऑब्वियसली सिद्रा अमीन भी हैं, बाकी आपके जो रेगुलर। अच्छा, थोड़ी सी ओपनिंग में जरूर बात कीजिएगा। गुल फिरोजा को अभी कुछ अरसे से टीम में कंसिस्टेंटली रखा हुआ है, उनकी एक आध परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी आई, लेकिन फिर बीच में रफ पैच शुरू हो जाता है। तो उनको आप कैसा रेट करती हैं? बिकॉज शी लुक्स लाइक दैट वन ओपनर कि वो इतनी एक्साइटिंग हैं कि वो परफॉर्म कर सकती हैं। देखिए, गुल फिरोजा की अभी भी अगेन सैम्पल साइज अभी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, बट अभी उतनी सक्सेस नहीं मिली। 1-2 इनिंग्स ऐसी नज़र आई हैं, उसके अलावा ज़्यादा इनिंग्स में उतना इम्प्रेसिव उनका रिकॉर्ड नज़र नहीं आया। टेक्निकली ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर, मुझे नहीं पता अब ईमान फातिमा को ये कहाँ खिलाएंगे। मैंने तो उनको ओपन पे देखा था, बहुत इम्प्रेसिव नज़र आई थी। ज़्यादातर अभी वो मिडिल में भी कभी खेल रही होती है, डोमेस्टिक में कभी ओपन पे भी खेल रही होती है। पर आपका ओपनिंग स्लॉट अभी एक खाली है T20 में, जो मुझे नज़र आता है। मुनीबा एक रेगुलर ओपनर है, फिर सिद्रा अमीन को आपने नया रोल दिया था एज ए 1 डाउन। फिर इधर उसके बाद आपके पास नीचे आलिया भी है, फातिमा सना खुद भी है, नतालिया को एक मिक्स में लाया गया। तो मेरे नज़दीक ईमान को भी ऊपर ट्राई किया जा सकता है। मुझे नहीं पता ये लोग का इनका प्लान क्या है, बट इसको मिक्स खिलाया गया है। 4-5 मैच मिडिल में मैंने देखे, डोमेस्टिक में 4-5 ओपन पे देखे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट ज़रूर चीज़ होगी मूविंग फॉरवर्ड इन T20 क्रिकेट। और अब वनडे के पास आपके पास सिर्फ 3 मैच ही हैं साउथ अफ्रीका के साथ, तो बहुत ज़्यादा तैयारी का मौका नहीं है वुमेंस टीम के पास। उसके बरक्स बाकी दुनिया में काफ़ी क्रिकेट चल रही है, तो टफ होगा पाकिस्तान की लड़कियों के लिए, इवन दो मोमेंटम इनके साथ है, बट होपफुली आयरलैंड के अगेंस्ट तो अच्छी परफॉर्मेंस। अच्छा, पिछले कुछ अरसे में सबसे ज़्यादा सीरीज हमने साउथ अफ्रीका के साथ खेली, तो साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के साथ। तो ये तो बड़ा पर्टिकुलर हो गया कि वो प्लेयर बाय प्लेयर जो है वो मैचअप्स जो है वो बनते गए हैं। लेकिन आई थिंक इस बारे में ज़रूर हम थ्रू आउट द वीक बात करते रहेंगे वुमेन्स क्रिकेट को लेकर। मोई शाह साहब, सबसे बड़ी खबर एशियन क्रिकेट काउंसिल से आई कि एशिया कप का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है, शेड्यूल आ गया, यूएई में होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों साइड्स को अगर हम एक दफ़ा देखें, ऑब्वियसली पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट है कि एशिया कप होने जा रहा है, ऑब्वियसली तो हम तो हमेशा क्रिकेट के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन कुछ मैं अक्रॉस द बॉर्डर खबरें गेज कर रहा था जहाँ पर वो बीसीसीआई को बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, वहाँ पे एक कुछ लोग हैं और कुछ ऐसी ख़ासकर एनालिस्ट हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट जो अपने आप को कहते हैं, वो शायद इस फेवर में नहीं है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेला जाए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इजाज़त दी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने खेलना है और हमें कोई इस पर NOC उन्होंने दे दिया, तो तभी ये ऐलान हुआ। सारा शेड्यूल है इसकी फाइनलाइज किया, आपने सब कुछ किया। देखें, हमने कभी भी, ख़ासकर पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी स्पोर्ट्स में हमने कभी भी कहीं भी, ना स्पोर्ट्स बोर्ड ने, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ना हॉकी फेडरेशन ने
कोई और भी आप गेम लें, वॉलीबॉल की ले लें, कोई और ले लें, हमने कभी भी किसी फेडरेशन ने ये नहीं कहा कि इंडिया के साथ आप न खेलें, और हमेशा इसको इनकरेज किया कि आप इंडिया के साथ खेलें। देखिए हम वो मुल्क है जो पॉलिटिक्स को और स्पोर्ट्स को बिल्कुल अलग रखते हैं, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि इंडिया से ये आवाज़ें उठती हैं, पाकिस्तान से कभी नहीं आवाज़ें उठी, इंडिया से उठती हैं जी कि अब नहीं, अब भी चल रहा है वहाँ पे जो जी क्यों इजाज़त दे दी। भाई अगर आपने गवर्नमेंट ने आपको इजाज़त दे दिया कि आप खेलें, आपका शेड्यूल आपने फाइनलाइज कर दिया, आपने यूएई को आपने एशिया कप दे दिया, तो अब मेरा ख्याल बात करने वाली रह कोई नहीं गई। तो मकसद ये है कि क्रिकेट होनी चाहिए और क्रिकेट अच्छे तरीके से होनी चाहिए, और एशिया कप इसलिए इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा कि एशिया कप के बाद आपने वर्ल्ड कप के लिए तरफ जाना है। बिल्कुल। और ये सारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं इनको एक प्रॉपर जो है इनको एक रन अप चाहिए, कोई अच्छी एक्सपोजर चाहिए बिफोर दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड कप। तो मेरा ख्याल है ये एशिया कप इसलिए बहुत, और दूसरा क्योंकि एसीसी आप देखें ना, ये एसीसी वर्क सेपरेटली, आईसीसी अलग, एसीसी को अपनी किटी के लिए कुछ फाइनेंसेस भी चाहिए होते हैं। ये नहीं है कि आप मतलब अगर स्पोर्ट्स की प्रमोशन करनी है, क्रिकेट की आपने प्रमोशन करनी है, और कंट्रीज 24 से ऊपर आपने एशिया से लेके आने हैं, उनको आप फैमिली में इन्वॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? जब पैसा वहीं से आता है कि जब आप प्रॉपरली अपने एसीसी के जो सारे इवेंट्स हैं वो कराते हैं। अब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस आप देखें, हो सकता है कि 3 दफ़ा हो जाएं, हो सकता है कि हम मतलब 14 को तो हमने मीट करना है, फिर हम नेक्स्ट उसमें हम करें, और फिर हम हो सकता है फाइनल में भी हम पहुंच जाएं। तो इंडिया अच्छा, इन नटशेल आप क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट नो कि शायद वो हाइप इतनी ज़्यादा थी इस बार एसीसी के इजलास की, लेकिन वाज़े तौर पर एस्थेटिक्स देखकर तो यही लगा कि शायद बड़ी सक्सेसफुल मीटिंग हुई है एसीसी की। मेरा तो ख्याल है जी बड़ी सक्सेसफुल हुई है, और मैं कहता हूँ कि क्रेडिट ज़रूर जाना चाहिए मोहसिन नकवी को, कम से कम सबको एग्री करवा लिया है कि एशिया कप होना ही होना है। देखिए आवाज़ें कुछ ऐसी भी उठ रही थी कि एशिया कप नहीं होना चाहिए, अब इस दफ़ा नहीं होना चाहिए, पोस्टपोन कर दें जी, वर्ल्ड कप के बाद अगले साल देखेंगे जी, हालात ठीक होंगे तो देखेंगे। लेकिन एग्री सबको करा लिया है कि इवन इंडिया को भी एग्री करा लिया है, ऑनलाइन उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनके जो नुमाइंदे रेप हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी एग्री करा लिया है। 2 दिन उन्होंने लिए, सब से बात करके फिर वापस आए, एसीसी के चेयरमैन को बताया, उन्होंने ट्वीट की कि जी कंफर्म हो गया और एशिया कप अब होने जा रहा है यूएई में। तो बड़ी मैं कहता हूँ कि सक्सेसफुल मीटिंग थी, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ उसके और चीज़ें बड़ी एक दूसरे के साथ मतलब इंटरेक्शन होती है। ज़ाहिर है बांग्लादेश से थोड़ा उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ट्राई सीरीज़ पाकिस्तान में खेलें, या यूएई और जो दूसरा अफगानिस्तान वाली सीरीज़ आ गई। तो ये सारी चीज़ें सक्सेस का ऐसा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखें अहमद, कि आपको जब एशिया में क्रिकेट को प्रमोट करना है तो उसके लिए आपको फाइनेंसेस चाहिए, और कोई तरीका नहीं है कि आप फाइनेंसेस जो है ना वो एशिया के एसीसी के पास बहुत ज़्यादा हो, अनलेस एंड अनटिल इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेलें। जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेलेंगे तो उसका आपको बहुत ज़्यादा माइलेज मिलेगी, उसके बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलेगी, उसके राइट्स, टीवी राइट्स के बहुत पैसे होंगे, और वो अल्टीमेटली विल गो टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ क्रिकेट इन द। मोहित साहब, सबसे बड़ा सवाल ये बनेगा कि आप यूएई में हमें नजर आएंगे एशिया कप में कि नहीं? आई थिंक अब ये बड़ा सवाल है। हाँ, अभी पता नहीं है, देखें ऑफिस वाले क्या कहते हैं उसके मुताबिक डिसीजन होगा। नहीं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करता चलूँ कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया मोहसिन नकवी का, मैंने कभी किसी चेयरमैन का या इस तरह का इस्तकबाल नहीं देखा काशिफ। तो बांग्लादेश तो दे वर ओवर द मून, और आई थिंक दे वर हैंड इन हैंड विद द एशियन क्रिकेट काउंसिल। पहले वो इस बात पे डट गए कि नहीं, इजलास यही होना है, और फिर एशिया कप का भी बाकायदा ऐलान हो गया। इसी तरह का इस्तकबाल था जैसे बड़ा भाई दूर से आए और इस्तकबाल। सो मोस्ट प्रोबेबली ये हमें अंदाज़ा है कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ताल्लुकात है बीसीबी के साथ बड़े ज़बरदस्त हैं। 2 बायलैटरल सीरीज़ आउट ऑफ नोवेयर हमने खेल भी ली, एक दफ़ा उनको बुला ली, एक दफ़ा खुद जाके खेल ली। दोनों टीम्स की अच्छी प्रैक्टिस हो गई, और मोस्ट प्रोबेबली बांग्लादेश की क्रिकेट शायद उतनी पीक पे आ नहीं पा रही थी। मैं डिक्लाइन तो नहीं कहना चाहता, बट एक जगह पे स्टैगनेंट हो गई थी, तो उनको भी अच्छी क्रिकेट खेलनी थी। पाकिस्तान के साथ खेल के उनको भी कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं सीखने का मौका मिला, और फिर पाकिस्तान ने जिस अंदाज से सपोर्ट किया ढाका और फिर बांग्लादेश को इन क्रिकेट,
मोस्ट प्रोबेबली ये शायद पे ऑफ करने वाली बात थी कि अब उनकी बारी थी कि वो उस अंदाज से सपोर्ट करे। तो ओवरऑल दोनों ही ममालिक के दरमियान और फिर दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, और ये यकीनन इस खित्ते के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि श्रीलंका को भी अगर हम इसमें ऐड कर लें तो एक खाम खा का चौधरी साइड पे बैठा रहे, कोई हमें इतराज नहीं है। आपको पता है उसके वो ऐसे ही चौधरी जिसका पेंड ही कोई नहीं है। सो अगेन वो अगर साइड पे बैठा है और वो अपनी मनमानी के चक्कर में है, तो दूसरी तरफ अगर एक लॉबी बन जाती है, ये सब ममालिक और बोर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो एशिया को फायदा होगा और एशियन क्रिकेट को फायदा होगा, जो कि शायद पिछले कुछ अरसे में कुछ पीछे। अच्छा, टैक्टिकली पहला टूर्नामेंट इंडिया का बगैर रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो T20, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। लेकिन हम भी कहीं बराबरी के मोड़ पे तो नहीं जा रहे, अभी हम बाबर रिजवान की बात कर रहे थे। देखिए रोहित और कोहली की बात करें ना, तो नाम लेते लेते इतनी सारी इनिंग्स पीछे से कहते हैं ना, यूं एक रील सी चलने शुरू हो जाती है जो कि 30 सेकंड्स की मिनी बहुत बड़ी हो जाती है, कई दफ़ा इतनी बड़ी रील है। सो उसके बगैर अभी हमने देखी है टेस्ट सीरीज, हम शायद यहाँ पे भी ये बात भी कर रहे थे कि वो मज़ा नहीं आ रहा जो भारत क्रिकेट टीम का इन दो नामों के साथ होता था। हालांकि अगर रोहित शर्मा की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, बट वो जो नाम वहाँ लिस्ट में मौजूद होता है, वो दूसरी टीम को 15 से 20 मिनट की एक मीटिंग जरूर करवाता है कि इसको कैसे काबू करना, बेशक उसकी फॉर्म चल रही है नहीं चल रही। सो ये एडिड प्रेशर अब नहीं होगा। अब जब टीम मीटिंग के लिए उतरेगी तो उनको पता होगा कि भारत के साथ मैच जरूर होने जा रहा है, बट कोई इतना बड़ा मैच विनर है नहीं उनके पास। छोटे छोटे से मैच विनर हैं, वो अपने आप को भी कंसिस्टेंट बनाएंगे, फिर आगे जाके बड़े होंगे और एक नाम क्रिएट होगा। बट आपको भी पता है, क्लब क्रिकेट हो, रीजनल क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, टीम मीटिंग्स में हमेशा दूसरी टीम के 2 से 3 ऐसे प्लेयर्स का तज़किरा किया जाता है, एनालिसिस किए जाते हैं कि आजकल वो कहां फंस रहे हैं, उनको कैसे आउट करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो अपोजिंग टीम होंगी उनको सुकून का सांस। अच्छा, आपको एग्रेशन भी चाहिए, और माजरत के साथ आई थिंक पूरी इंडियन टीम के अंदर सिर्फ गौतम गंभीर ही एक अग्रेसिव चेहरा नजर आते हैं। मतलब ऑन द फील्ड तो शुभमन गिल गुस्सा भी करने जा रहे हैं तो लग ही नहीं रहा कि वो गुस्सा हो रहा है। तो वो थोड़ा सा जो एक एलिमेंट होता है ना एग्रेशन का, आई थिंक वो दैट हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज। बट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एशिया कप की बात करें, शेड्यूल का ऐलान बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। आई एम श्योर कि पाकिस्तान इज़ वेरी एक्साइटेड। पूरी दुनिया अब जो है वो पाकिस्तान इंडिया के बारे में अभी से बात करना शुरू हो गई है। इन अ नटशेल आप भी इस मीटिंग को सक्सेस कहेंगी? आई थिंक दे हैव बीन एबल टू पुल दिस ऑफ। नहीं, डेफिनेटली इसमें बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है और उनको मुबारकबाद देनी होगी, क्योंकि देखिए काफ़ी इंटेंस माहौल था बांग्लादेश और इंडिया का भी। हमने पहले भी बात की, उन्होंने अपनी टीम भी नहीं भेजी पॉलिटिकल हालात की वजह से। तो बांग्लादेश का जो आप कह रहे थे ना कि इतना अच्छा वेलकम दिया है, वो वजह ये थी कि पाकिस्तान ऑल्सो स्टूड विद बांग्लादेश की नई मीटिंग अब यहीं पे होगी। और ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक टाइम था श्रीलंका का बहुत साथ दिया, जिस वक्त श्रीलंका में कोई टीम टूर नहीं कर रही थी, तो वो उस चीज़ को हमेशा याद रखते हैं श्रीलंकन। हम इसी तरह याद रखते हैं वेस्ट इंडीज़ को या जिम्बाब्वे को, जिन्होंने शुरू में आके अपनी टीम्स भेजी थी जिस वक्त और बाकी टीम्स नहीं आ रही थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इस टाइम पर जब आपको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही हो तब आपके साथ कौन खड़ा है। तो आई थिंक वो चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आई पाकिस्तान और बांग्लादेश की जानिब से। और फिर ऑब्वियसली एक दूसरी लॉबी थी जो कि स्ट्रॉन्गर थी, पर उसको इस जगह तक ले आना, टेबल तक ले आना, बात मनवा लेना, और उसके पीछे राइट्स की भी बात है। जो आपके टीवी राइट्स हैं वो इंडियन कंपनीज़ के पास हैं और ऑब्वियसली वो भी अपना नुकसान नहीं करना चाहेंगे। तो बहुत सी इंडिया अपने ही प्लेयर्स जो हैं इनके, वो काफ़ी कह रहे हैं पेट्रियाटिज़म की कितनी कीमत है कि भाई जहाँ पे कम पैसा है वहाँ तो आपने मैच कैंसिल कर दिया लेजेंड्स लीग में, पर यहाँ आप नहीं कर सके। तो अब उनको खुद भी, क्योंकि वो फैसला ही इतना गलत था कि कभी भी आप स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को नहीं ला सकते। आपने जब WCL में ख़त्म किया, इतना गलत आप प्रेसिडेंट सेट कर रहे थे कि उसका प्रेशर आना था आपकी दूसरी जगह पर वो अच्छा है कि फ़ौरन ही टूट गया वो प्रेशर, क्योंकि अगर ये 1 से 2 से 3 चीज़ हो जाती फिर इसको वापस रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो आई एम हैप्पी कि सेंस प्रिवेल्ड और ये है कि अब हम देख पाएंगे। अच्छा, गुस्सा और भी हो गया ना हमारे से, तो वो नहीं खेले लेकिन उसके बावजूद 3 मैच और हार गए, तो वो तो टूर्नामेंट ही डन एंड डस्टेड हो गया। तो वो गुस्से की लहर जो थी वो भारत के जो शायकीन क्रिकेटर में बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन इसके बरक्स अगर हम टेस्ट मैच की बात करें, सना मीर, आई थिंक, आई डोंट नो आपका क्या टेक होगा एज अ क्रिकेटर, बट फैंस के पर्सपेक्टिव से तो इट वाज अ वेरी ड्राई टेस्ट मैच। बिल्कुल, आई थिंक बड़ी मुश्किल से एक टीम ऑल आउट होती है, उसके अलावा मतलब होते हैं दोनों ऑल आउट, लेकिन उसके बाद जो आखिरी इनिंग्स है उसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन उस वक्त तक इंग्लैंड बॉलर्स थक भी बहुत चुके थे और इसीलिए हम वो देखते हैं कि आके स्टोक्स जो थे बहुत गर्मी खा गए कि भाई अब हैंड चेक करो, ख़त्म करो इस मैच को, क्योंकि आप 150 ओवर एक इनिंग्स में या 100 पहले उन्होंने करवाया था, 200 से ऊपर ओवर कराना कोई आसान बात नहीं है आपका टेस्ट मैच के अंदर।
तो वो उस तरह की विकेट्स नज़र नहीं आई। और जैसे जैसे सीज़न ख़त्म होने की तरफ जा रहा होता है, आप देखते हैं कि ज़रा बैटिंग विकेट शुरू हो जाती हैं, ड्राई सर्फेसेस आ जाते हैं आपके सामने। बट बैटिंग की क्वालिटी भी दोनों साइड से काफ़ी अच्छी है। एक तरफ जो रूट बैटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर शुभमन भी खुद बड़ी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, तो क्वालिटी केएल राहुल होंगे या बाकी क्वालिटी ऑफ बैटर्स भी काफ़ी अच्छी है। और क्वालिटी ऑफ बॉलर्स की उतनी हाई नहीं है जो जनरली हम टेस्ट मैच क्रिकेट के साथ करते हैं। तो सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं, आपकी पिच भी, क्वालिटी ऑफ बैटिंग, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, तो वहाँ पर एक बैलेंस आउट होता हुआ नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से मैच उस तरह से एक्साइटिंग नहीं नज़र अच्छा, वर्ड अबाउट जो रूट। जो रूट आई थिंक एक्सेप्शनल प्लेयर और बहुत ही ज़बरदस्त एम्बेसडर ऑफ द गेम ऑल्सो। नॉट ओनली प्लेयर, एक्सीलेंट एम्बेसडर, कोई उनकी कभी कंट्रोवर्सी नहीं सुनी, बहुत हम्बल और बहुत इस तरीके से अपने आप को कैरी किया कि आई थिंक इंग्लैंड इज़ वेरी प्राउड टू हैव देम। और इतनी खामोशी से इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ते गए, नंबर 2 पे आ गए हैं। और एक रीसेंट मॉडर्न डे क्रिकेट में नज़र आता है कि अगर कोई सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के करीब जा सकते हैं, फिटनेस रहे, तो ये एक प्लेयर हैं जो जा सकते हैं। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, केविन पीटरसन ने तो खैर एक नई डिबेट छेड़ दी। वो तो एरास को आप कभी भी कंपेयर कंपेयर नहीं कर सकते। वो तो चीज़ बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ उनकी कि आप एरास को कंपेयर नहीं कर सकते। बट फॉर जस्ट फॉर द माइलस्टोन, यू आर द लीडिंग विकेट, लीडिंग रन स्कोरर इन ऑल एरास, तो वो एक ज़रूर माइलस्टोन बहुत बड़ा होता है। उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, बट इट्स स्टिल बिग अचीवमेंट। बिल्कुल ऐसे ही। और आई थिंक इस सारे टेस्ट मैच में जो सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो हैरी ब्रुक लगे। जब वो बेचारे हाथ ऐसे लेकर, तो सबको ही देखते रहे कि मैंने हाथ किससे मिलाना है, तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैंने क्या करना है। और वो बड़े ही एक ऑकवर्ड मोमेंट में जो है वो पाए गए काशिफ। आई थिंक बड़ा ऑकवर्ड हो गया उनके लिए। ये पहले तो ये सवाल कि उनको कहा किसने हाथ मिलाने का, ये जो हाथ मिलाना, तो ये 2 टीमों का मुत्तफिका फैसला होता है, 2 कप्तानों का मुत्तफिका फैसला होता है। इवन बेन स्टोक्स भी हाथ लेके चल ही पड़े थे, एक जाने पर दूसरी जाने से नहीं। वो एहसन रजा साहब की एंट्री बड़ी मुनासिब थी कि भाई किधर जा रहे हैं, मुझे जरा दूसरी टीम से भी पूछ लेंगे। आई गेस एक इनिंग्स 150 ओवर और एक इनिंग्स 100 ओवर, और उसमें ऐड कर ले ब्रैडन कार्स मुसलसल चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, बेन स्टोक्स मुसलसल चौथा मैच खेल रहे हैं, और क्रिस वोक्स मुसलसल चौथा मैच खेल रहे हैं। तो इनकी तो बस होनी बनती थी। एक जोफ्रा आर्चर है, वो इंजरी से वापस आए हैं, उन पे ज्यादा बर्डन नहीं डाला जा सकता। जितनी बॉलिंग करती शायद पूरे साल में नहीं करनी थी। और अभी ये इन्होंने स्टार्ट की है, सर्जरी के बाद और रिहैब के बाद दोबारा बॉलिंग स्टार्ट की है। एक लियम डॉसन के साथ, कि जिनको शायद हम पीएसएल में भी 4 ओवर पूरे नहीं देते थे, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली जा सकती इन कंडीशंस पे। इंग्लैंड को ये सोचना था, शायद वो खुद भूल गए हैं कि टेस्ट मैच 20 आउट करने से जीता जाता है, हर बार चेज नहीं होता। हर बार ऐसा नहीं होता कि दूसरी टीम खुद ही गलतियां करके आउट हो जाए हमारी इस तरह की बॉलिंग पे और इस तरह की कंडीशंस में, और हम मार धाड़ करके चेज कर लें। एक आध टेस्ट मैच वो पहला इसी तरह से जीत गए कि भारत की तरफ से गलतियां ज्यादा थी, कोलैप्सेस ज्यादा थे, पहली इनिंग्स में कोलैप्स, दूसरी इनिंग्स में कोलैप्स, और फिर इंग्लैंड जाकर टेस्ट मैच को जीत गया मार धाड़ करके। बट हर टीम हर मर्तबा एक ही गलती नहीं करेगी, वो भी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में। और फिर कोई एक आध फील्डिंग लैप्स भी हो गया, जो रूट ने पहली गेंद पे कैच छोड़ दिया रविंद्र जडेजा का, सो मोस्ट प्रोबेबली जो मोमेंटम बनना तो वो भी नहीं हुआ। बट अगर ओवरऑल अगर मुझे देखा जाए इंग्लिश कंडीशंस में, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक अच्छी एडवोकेसी है टेस्ट क्रिकेट। अच्छा, मैं तो बार बार ये सोच रहा हूँ कि रेहान को अभी कल भी उन्होंने 100 भी कर दिया और आउट भी किया उन्होंने, तो वो बड़ा एक उनका पर्सनल माइलस्टोन भी होगा कि रेहान अहमद प्रॉबेबली शायद एक एक्स फैक्टर हो सकते थे इनके लिए। हो सकते थे। अहमद देखिए, सबसे पहले अगर तो इन कंडीशंस में क्रिकेट मुसलसल इंग्लैंड ने खेलनी है, तो फिर उनको चौथे और पांचवें दिन के लिए एक स्पिन बॉलर भी तैयार करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि चौथे और पांचवें दिन इस तरह के डेड ट्रैक्स पे भी फास्ट बॉलर आउट करके देंगे, बिकॉज ये वो ले फास्ट बॉलर भी नहीं है कि जो ओवर में शॉर्ट पिच गेंदें करके बैट्समैन को तंग कर सके। इनकी तो दूसरे ठिपे पे विकेट कीपर तक गेंद पहुंच रही थी। क्रिस वोक्स माजत के साथ नया बॉल उनके 5 ओवर निकाल दीजिए, उसके बाद सारा दिन उनको जिस तरह से मर्जी खेलते रहिए। मैंने कितने ही मौकों पे देखा कि उनकी बॉल जो है वो विकेट कीपर तक एक बाउंस में भी नहीं पहुंची, वो दूसरा ठिपा पहले ही खा जाती है। सो उसके साथ टेस्ट क्रिकेट खेलना और फिर 20 खिलाड़ी आउट करना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम दूसरे की गलतियों का इंतजार करें। हमारे अपने बॉलर्स में इतनी जान नहीं, और एशेज में ये लाइनअप उतरनी मुश्किल हो जाए। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरा बार बार बोन ऑफ कंटेंशन यही है कि मुझे एशेज बहुत एक्साइटिंग चाहिए। आई डोंट नो कि अभी क्या होता है। और इवन अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट्स टेबल भी मैं कल देख रहा था, तो इतना ज़्यादा वाजे फर्क आ गया जब आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं और फिर बाकी टीम्स को देखते हैं। इट्स जस्ट बीन अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग
टेस्ट सीरीज। और आई थिंक इंग्लैंड को भी अभी ये फैसला करना पड़ेगा। नाउ आई नो जिमी एंडरसन मेड अ वेरी स्मार्ट डिसीजन, और क्यों तो वो अब पता चलता है कि क्यों हुआ। लेकिन कुछ मजीद भी खेल हैं जो शामिल करने हैं पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर वॉलीबॉल जो है उसके लिए हम बड़े एक्साइटेड थे। मोई शाह साहब ने भी, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले कहा था कि अब आप वर्ल्ड की टॉप टीम से खेलने जा रहे हैं, तो बड़ा एक्साइटिंग होगा ये फैक्टर। और मुसलसल जीतते रहे हैं और अब जो है वो पोर्टोरिको से खेलने जा रहे हैं। मोई शाह साहब क्या कहना चाहेंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस रही। जी, बल्कि लेटेस्ट यही है कि पोर्टोरिको को बड़ा इजी पाकिस्तान ने हरा दिया, स्ट्रेट सेट में हराया, और बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। अब ये देखें ना, ये तो डार्क आर्स प्रूव हो रहे हैं, और कभी वर्ल्ड इवेंट तो कभी पाकिस्तान नहीं खेला किसी मतलब वॉलीबॉल के किसी कैटेगरी में पाकिस्तान वर्ल्ड इवेंट नहीं खेला। और ये फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान की अंडर 19 टीम उज़्बेकिस्तान गई, ताशकंद में ये जो वर्ल्ड अंडर 19 चैम्पियनशिप हो रही है, और इसमें अभी तक पाकिस्तान ने 4 मैच जीते हैं, एक सेट नहीं आ रहा। बेल्जियम हो, टर्की हो, पोर्टोरिको हो या और कोई मुल्क हो, अभी तक एक सेट भी पाकिस्तान ने नहीं आ रहा है। दे हैव क्वालिफाइड फॉर द लास्ट 16 स्टेज, लास्ट 16 का पूल्स बनेंगे, तो उसमें पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया है। जो 8 टीमें हैं वो निकल जाएंगी, टोटल 24 है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह पाकिस्तान का, मैं ये आज भी बल्कि देख रहा था, जिस तरह पाकिस्तान का वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो बड़ा मतलब क्लियर है कि 25-20, 25-20, 25-16 पोर्टोरिको का आज पाकिस्तान ने हराया, स्ट्रेट सेट में हराया। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की वॉलीबॉल के लिए बहुत अच्छा ओमेन है। और पाकिस्तान की यही जो अंडर 19 टीम है, ये कल जाके पाकिस्तान की सीनियर टीम को रिप्रेजेंट करेगी, ट्रांजिशन हो जाएगी। और देखें सबसे हमारा इंपॉर्टेंट जो आगे हमें वॉलीबॉल में चैलेंज है कि हम किसी तरह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें। आप बिलीव करेंगे कि इस दफ़ा जो पेरिस में मैंने 1-2 वॉलीबॉल के मैच देखे ओलंपिक के, उसमें इतना क्राउड होता है कि जितना भी जिम्नेजियम हो और लोगों को टिकट्स नहीं मिलते, और वो इतना ज़्यादा क्रेज़ होता है वॉलीबॉल का मैच देखने के लिए, क्योंकि इसकी एक जो देखने का जो मज़ा है ना, वो शायद कम ही गेम्स का है जब आप खुद बैठे होते हो। बिल्कुल, वो हमारे एक साहब हैं, वो जिन्होंने हमें ट्रेडिशनल नाम भी झुटकी का बताया था, वो नहीं है अभी इधर लेकिन वो भी बड़ा खुश होते हैं ये बात जानकर। लेकिन मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कोच हैं जी अंडर 19 की। जब आप बात करते हैं पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम की, बहुत शानदार अभी तक जो है कारकर्दगी रही है। सईद अहमद खान साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल गुड, थैंक यू। सईद साहब, पहले तो बहुत मुबारकबाद हो आपको और टीम को, अभी तक बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है। खासतौर पर आज के मैच की भी बात कर लें, क्या बताना चाहेंगे, कैसी जा रही है कैंपेन? जी माशाल्लाह बहुत खूब। और जो प्लान लेके पाकिस्तान से इधर आए थे हम, इंशाल्लाह उस वो उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। और मेरे साथ जो कोचिंग स्टाफ है, पैनल है, ऑफिशियल्स हैं, वो बिल्कुल कोऑपरेटिव, और सारी चीज़ हम एक टीम वर्क के हैसियत से काम कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ एक नेशन का जब बात आती है तो सब चीज़ें पीछे हो जाती हैं। हमारा एक ही मकसद और एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि पाकिस्तान को फ्लैग को राइज करना, और हाई, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और जहाँ मैच आज तुर्क के खिलाफ मैच था, तो ऑब्वियसली मैंने और मेरे स्टाफ ने मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया कि हमारा अपकमिंग जितने मैचेस हम खेल चुके हैं या आने वाले हैं, तो बैठ के हम एटलीस्ट 2 घंटे या 1.5 घंटे हम तकरीबन एनालाइजिंग करते हैं, और उनको सबको प्लेयरों को बताया जाता है, और वो मनोवन फिर मैच के दौरान इम्प्लीमेंट होता है। इस वजह से हमारा बड़ा फायदा हो रहा है। और आपने देखा कि यूरोप की टॉप टीमें हैं, देखो बेल्जियम वो यूरोप की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, टर्की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी, को साउथ अमेरिका की बहुत अच्छी टीम थी। हमने उनको बहुत अच्छे मार्जिन से जीता है हमने। ये सारा क्रेडिट मैं अपनी नेशन, अपने पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के चेयरमैन को और प्रेसिडेंट साहब को मैं देना चाहता हूँ कि हमारे प्लेयर्स और हमारे जितने भी स्टाफ के बंदे मेरे साथ हैं, वो रियली वर्किंग लाइक ए टीम। बिल्कुल सईद साहब, ये आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर बताया है। हम अभी प्रोग्राम में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि अब आप वर्ल्ड की वो टॉप टीम्स के दरमियान खेलने जा रहे हैं। आई थिंक उन्होंने ये सवाल ज़रूर किया होगा कि पाकिस्तान इससे पहले कहाँ था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ये जो अब एक एक्सचेंज ऑफ कल्चर तो है ही, लेकिन जो एक्सपीरियंस अब यहाँ पर हमें नज़र आएगा वो कितना कारआमद होगा, ख़ास तौर पर इस अंडर 19 टीम के लिए जिन्होंने कल को ट्रांजिशन करना है हमारे सीनियर प्लेयर्स में। जी ओबियसली ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है, और बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को ये शो कर रहे हैं। मैं यहाँ एक कोट करना चाहता हूँ। यहाँ एफआईवीबी का जो सीसी प्रेसिडेंट होता है, जो ओवरऑल इसका इंचार्ज होता है, तो उससे मेरी अनऑफिशियली मुलाकात थी। तो उसने मुझे कहा कि जब मैंने आपकी टीम देखी तो जस्ट मैं एक सोचने में मजबूर हुआ कि ये क्या परफॉर्म करेंगे।
तो कहता है जब मैंने फर्स्ट मैच देखा था, आई वॉज शॉक्ड कि मैं मुकम्मल हैरान हो गया कि पाकिस्तान इसके तरह यानी कि टीम मजबूत है। तो ये इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला का करम है। और आप पता है कि इस्लाम पाकिस्तान में हार्ड वेदर भी है और सारी चीज़ें और के बावजूद भी हम अपने हार्ड वेदर में ये ट्रेनिंग सारी करते रहे। इन बच्चों की बहुत बड़ी डोमिनेशन है सर। बिल्कुल ऐसे ही। सही साहब, एक बार फिर आपको बहुत मुबारकबाद हो, टीम को बहुत मुबारकबाद, और हम बहुत पुरुम्मीद हैं इंशाल्लाह कि और भी बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए आने वाले हैं। ये सईद खान साहब थे, अंडर-19 टीम के कोच, जो कि वर्ल्ड लेवल पर शानदार कामयाबियों का सिलसिला उनका जारी है। पोर्टोरिको को भी अब शिकस्त दे चुके हैं और पूरी दुनिया जो है बड़ी एक्साइटेड है पाकिस्तान टीम को देखकर। इसके अलावा भी एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है, जब हम स्क्वॉश की बात करते हैं, आलमी जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान का शानदार आगाज़ है। इफ्तिताई ग्रुप मैच में ब्राज़ील के बाद कुवैत को भी पाकिस्तान ने बासानी 3-0 से जो है वो शिकस्त दी है। तो स्क्वॉश टीम को भी बहुत मुबारकबाद हो। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में इतनी ज़बरदस्त खबरें आती हैं, आई थिंक वी आर प्राउड टू बी स्पोर्ट्स 360, बड़ा मज़ा आता रहता है। अब बारी है हमारे एक बड़े ही ज़बरदस्त सेगमेंट की। तो आपको एक आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी और बतानी है। एक बड़ी ज़बरदस्त रेस है, आई थिंक पाकिस्तान में भी अब इसका आगाज़ हो जाना चाहिए। लेकिन आइए हमारे सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है गेम्स ऑफ द वर्ल्ड। जी तो जनाब, हम गेम्स ऑफ द वर्ल्ड में आज बात कर रहे हैं इंग्लैंड के शहर ग्लॉस्टरशायर की, जहां पर एक बहुत ही शानदार रेस जो है उसका इनेकाद किया जाता है और बड़ी मुनफरिद रेस है ये। यहाँ पर हम बात करते हैं चीज़ रोलिंग की। तो चीज़ रोलिंग क्या है, वो बड़ी एक ज़बरदस्त वीडियो में भी आपको नज़र आएगा। चीज़ रोलिंग में अगर आप देखें तो वहाँ पर एक बड़ा सा चीज़ का रोल बनाकर उसको एक हिल जो है, एक पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंका जाता है। यहाँ पर लोग ज़ख्मी भी हुए हैं काफ़ी, लेकिन रेस जो है उसका टाइटल बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट समझा जाता है इस रेस के अंदर, और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो ये रेस है। अगर आप इसके वीडियोस भी देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको नज़र आएंगे। तो तकरीबन ये 200 यार्ड्स का डिस्टेंस जो है उसकी ये पहाड़ी है ब्रॉकवर्थ ग्लॉस्टरशायर में, और 18 साल से जो ऊपर हैं नौजवान वो इसमें शरीक हो सकते हैं। वुमेन और मेंस दोनों साइड्स पर जो है वो खेली जाती है। अच्छा, इसकी तारीख बड़ी ज़बरदस्त है। पहली बार 1826 में ये रेस जो है इसका इनेकाद किया गया। तो बहुत जो है वो पुरानी एक रेस है। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर इंजरीज भी होती हैं, लेकिन अगर आप इस साल की बात करें तो टॉम कॉपके हैं, जर्मन यूट्यूबर, जिन्होंने मेंस रेस को जो है वो दूसरी दफ़ा जीता। ये कंसेक्यूटिवली सेकंड ईयर इन अ रो वो चैंपियन करार पाए। उसके अलावा लूक प्रीस थे जो कि एक सुपरमैन कॉस्ट्यूम के अंदर थे, और बायरन स्मिथ जो थे वो न्यूजीलैंड से थे। और अगर आप वुमेन साइड की बात करें तो एवा सैंडर लोगन है 20 साल की, जिनका ताल्लुक लंदन से है। उन्होंने ये रेस जो है वो जीती। उन्होंने इसके जो फंड्स थे वो एक रेफ्यूजी चैरिटी है उसके लिए जो है वो इकट्ठे किए। तो बड़ी ही शानदार है। मेरे ख्याल से हमारे पास यहाँ पर ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में ऐसी कई जो हैं वो लोकेशंस मौजूद हैं। तो हम ऑल दो के शायद चीज़ हमारे कल्चर में ना हो, लेकिन हम कोई और जो है फूड वो देख सकते हैं। आप कोई और ऐसी ट्रेडिशनल कुजीन आप जिसका अंदाज़ा लगा लें, आप बेसन के लड्डू कह लें, आप कुछ भी कह लें, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लाजमी ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो ये हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट था। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी कल। कुछ मज़ीद खबरें जो हैं खेलों की दुनिया से वो शामिल करेंगे। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।